नमस्कार दोस्तों, दिल से दिल की बात कार्यक्रम में मैं आदित्य कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैंसर का नाम सुनते ही हर व्यक्ति तनाव में आ जाता है। कैंसर के प्रकारों में स्तन कैंसर, लंग कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर, गुदा मार्ग का कैंसर के कारण और उसके रिस्क फैक्टर्स, स्क्रीनिंग और इसकी रोकथाम और समय पर जांच जैसे तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में दो मेहमान आए हुए हैं। आइए आपका उनसे तारुफ करवाते हैं। हमारे पहले विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुशील मानधनिया। आप एम्स दिल्ली से आपने डीएम की पढ़ाई की है, साथ ही एम्स में आपने कई सालों तक मरीजों का इलाज भी किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। धन्यवाद। हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर राकेश गर्ग। आप एम्स दिल्ली के IRCH में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। मेरा पहला सवाल डॉक्टर सुशील आपसे है। डॉक्टर साहब, अगर हम अपने देश की बात करें, भारतवर्ष की बात करें, तो क्या स्थिति है कैंसर की? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, अगर हमारे देश की बात करते हैं कैंसर के बारे में, तो कैंसर की स्थिति में आज की अगर आंकड़ों के वाइज बात करते हैं तो आज की स्थिति में 30 से 35 लाख कैंसर के मरीज, स्थायी मरीज है अभी, और हर साल अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 लाख के आसपास कैंसर के नए मरीज आते हैं जी, और नियरली मोर देन 10 लाख कैंसर के डेथ होते हैं। पर ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो आंकड़ा है ये बहुत ही सीमित आंकड़ा है, बिकॉज हमारे देश में अगर हम देखें तो 800 डिस्ट्रिक्ट्स है, पर अगर आप पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री देखते हैं तो सिर्फ 38 है। अच्छा, तो दैट मीन्स कि देर इज़ ए लॉट ऑफ लैगिंग ऑफ डेटा। बिल्कुल। तो अगर आप देखेंगे कि ये जो नंबर्स है, अगर हर डिस्ट्रिक्ट से कलेक्ट करते हैं और हर छोटी छोटी जगह से लेते हैं तो ये नंबर्स बहुत ज़्यादा आप रहने सब ये वाले हैं। कहना चाह रहे हो कि पर्याप्त मात्रा में आंकड़े हाँ। हैं, वो आए नहीं हैं, लेकिन फिर और जो भी आंकड़े हैं वो भी काफ़ी डरावने हैं। वो भी अगर आप काफ़ी देखेंगे तो मोर देन 30 लाख कैंसर के मरीज अस्तित्व में है और हर साल 15 से 18 से 20 लाख के आसपास न्यू केसेस और मोर देन 10 लाख डेथ्स। इस इटसेल्फ इज ए बिग थिंग। और ये चीज़ हम जानना चाहेंगे कि हमारा देश की जो पॉपुलेशन है 140 करोड़, एक तो जितनी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि नंबर ऑफ मरीज डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, और ये जो मरीज की जो संख्या है दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। कैंसर के इंसिडेंसेस बहुत बढ़ रहे हैं। तो सबसे जो डरावनी चीज़ है ये कैंसर के इंसिडेंस बढ़ने की। और दूसरी एक ICMR का काफ़ी एक अच्छा स्टडी था जिसमें बोला था कि अपने लाइफ टाइम में 1 आउट ऑफ 10 इंडियंस विल गेट कैंसर इन द लाइफ टाइम। तो ये भी काफ़ी बड़ी चीज़ है। अगर आप देखेंगे 10 में से एक मरीज, एक बंदे को कैंसर होएगा अपनी लाइफ टाइम में, तो ये भी बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। तो दैट मीन्स कि हमारी जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब हुई है और होने वाली हो सकती है अगर हम हमारे सही रोकथाम नहीं करते हैं, सही जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचती है और सही अवेयरनेस के लिए नहीं आते हम। तो हमारा मेन उद्देश्य भी ट्रीटमेंट ना होते हुए अर्ली डायग्नोसिस और हो सके तो प्रिवेंशन की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए हमें। बिल्कुल। हालांकि ये डॉक्टर साहब ने जो आंकड़े हमें बताए, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अवेयरनेस या जागरूक, क्योंकि हमारा ये कार्यक्रम है उसी दिशा में एक सार्थक प्रयास है ताकि हम लोग को अवेयर कर सके, वो समय पे डॉक्टर के पास जाए और अपना इलाज कराए। अब हम दूसरे मेहमान का रुख करना चाहेंगे, डॉक्टर राकेश गर्ग। मेरा अगला सवाल आपसे है डॉक्टर साहब, अगर हम महिला और पुरुष की अलग अलग वर्गों में बांट के देखें तो क्या कैंसर में जो इंसिडेंट्स हैं वो किस तरह से अलग हैं और किस प्रकार के कैंसर दोनों वर्गों में देखने को मिलते हैं? काफी अच्छा क्वेश्चन। जैसे आपने बताया कि बहुत सारे कारण की वजह से ये इंसिडेंस ऑफ कैंसर इज इंक्रीजिंग। महिलाओं का देखें तो वहां पर ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर ये बहुत कॉमन रहता है, और अगर मेल की तरफ देखें तो वहां पर लंग कैंसर, ओरल कैंसर्स की जो स्थिति है, जो उनका प्रपोर्शन है वो काफी ज्यादा है। एंड ये जो इंसिडेंस है ये काफी कारणों की वजह से इंक्रीज रिसेंट टाइम्स में होता जा रहा है। पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही है, बट डायग्नोस्टिक मोडालिटीज भी बढ़ गई हैं जिसकी वजह से उनको पहचाना भी जा रहा है, और लाइफस्टाइल और बाकी काफी सारी चीजें जो आई हैं इसकी वजह से महिलाओं के अंदर भी और पुरुषों के अंदर भी कैंसर होने की संभावना बढ़ गई है। इसी वजह से इंसिडेंस ऑफ कैंसर इन दीज पॉपुलेशंस इज आल्सो इंक्रीजिंग। बिल्कुल। महिला और पुरुषों के कैंसर की डॉक्टर साहब ने जैसे हमें अभी बताया कि किस तरीके से दोनों वर्गों में अलग अलग कैंसर देखने को मिलते हैं। डॉक्टर साहब, अगर आपकी हम अगर रोज़मर्रा की जो प्रैक्टिस है उसकी बात करें तो किस तरह के मरीज़ आमतौर पे आपको देखने को मिलते हैं? देखिए कैसा है कि जो जैसे डॉक्टर साहब गर्ग साहब ने बताया कि मेल और फीमेल के जो इंसिडेंसेस, अगर हम फीमेल में देखते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर,
सरप्राइजिंगली ओरल कैंसर बहुत कॉमन है फीमेल्स में भी, और मेल में भी अपर साइड में ओरल कैंसर्स प्रैक्टिस में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उसका मुख्य कारण है टोबैको, चूइंग टोबैको। हमारे देश और वेस्टर्न कंट्रीज में डिफरेंस है। हमारे देश में चूइंग टोबैको है, वेस्टर्न कंट्रीज में स्मोकिंग टोबैको है। तो इसलिए हमारे देश में ओरल कैंसर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अच्छा। और उसके मेन कारण है कि इजी अवेलेबिलिटी ऑफ टोबैको, और इसमें भी एक क्लासिकल चीज़ है खर्रा, जो सुपारी, तंबाकू, चूना और किसी प्रकार का शायद इसमें बहुत खराब रसायन जरूर है, केमिकल, जिसके कारण जो कैंसर की जो संभावना है वो उसमें बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और कम समय के सेवन में भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये इंसिडेंस जो प्रैक्टिस में देखने मिलते हैं, ओरल कैंसर्स काफ़ी ज़्यादा देखने मिल रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर फीमेल में बहुत ज़्यादा है। सर्वाइकल कैंसर एक ज़माने में ज़्यादा था, अब वो नीचे की तरफ आ रहा है बिकॉज ऑफ बेटर हाइजीन, बेटर प्रिकॉशंस। सर्वाइकल वैक्सीन थोड़ा सा यूज़ में आना शुरू हो गए। हाँ, साफ सफाई के कारण, जैसे आप पैडमैन जितना अच्छा मूवी आया था उसमें देखेंगे कि जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में काफ़ी रोल बताया गया था उसमें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बाकी भी कैंसर्स ने अभी जो देखने में हम देख रहे हैं ना कि जीआई कैंसर्स बहुत बढ़ रहे हैं। अच्छा। और हमें सोचना पड़ेगा कि ये क्यों बढ़ रहे हैं। तो हमने जब इसका विश्लेषण किया तो एक पिक्यूलियर चीज़ हमारे देश में देखी जाती है। हमारे देश में पेस्टिसाइड का बहुत ही रैम्पेंट यूज़ है, कीटनाशक बहुत ज़्यादा यूज़ है। जनरली 1 रुपये डालना होता है, 5 से 10 टाइम्स बढ़ रहा है इसका। तो ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, वो जब पेस्टिसाइड डाला जाता है तो सब्जियों को कुछ समय तक के बाद ही प्लग करके मार्केट में आती है। जनरली वो बहुत तेज़ी से प्लग होके मार्केट में आ जाती है। थर्ड, मैं देख रहा हूँ कि अडल्ट्रेशन बहुत बढ़ गया है। आप देखो दूध में भी देखो मिलावट है, तो खोए में मिलावट है, तो सब्जियों में देखोगे तो आर्टिफिशियल कलर्स यूज़ हो रहे हैं और आर्टिफिशियल राइपनर्स, फ्रूट्स की जो राइपनिंग देखते हैं अपन, तो आर्टिफिशियल राइपनर्स पक जाए। तो ये इसका कहीं ना कहीं तो दुष्परिणाम आपके शरीर पर होने वाला है। साथ साथ में एनवायरनमेंट देखिए, आप अगर आप दिल्ली की बात करते हैं, कितना पोल्यूशन है। कहीं ना कहीं हमारे शरीर पे इसका डेफिनेटली इफेक्ट हो रहा है, एज गुड एज 10 सिगरेट पीने जैसा हो रहा है एक नॉर्मल आदमी के लिए। तो ये हमारे फेफड़ों में ये कैंसर के जो कार्सिनोजेनिक इफेक्ट्स है डेफिनेटली बढ़ रहे हैं इससे। तो आप देखोगे कि ये शुरुआत दिख रही है मुझे, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ। अगर हम जल्दी से सतर्क नहीं होते तो ये बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। डॉक्टर साहब, कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हैं जो रसायन है, जैसे कि फलों को जल्दी पकाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ये पोल्यूशन, जो वातावरण में जो पोल्यूशन है, प्रदूषण है, वो एक कारण कैंसर के हैं। केमिकल्स आर यूज्ड। आप देखो कि केमिकल्स का कितना यूज़ हो रहा है इसमें सब चीज़ों में। सब्जियों को ग्रीन करने के लिए ग्रीन कलर में डाल रहे हैं। जैसे आप चना देखते हैं, ग्रीन पीस, उसको कलर्स डाल के फिर सुखा के मार्केट में आ रहा। तो ये चीज़ें कहीं देखने में नहीं मिलती। वेस्टर्न कंट्रीज में कभी सुनने को भी नहीं आप ये, पर हमारे यहाँ देश में डे बाय डे डेली होता है। हज़ारों वीडियोस आप यूट्यूब में देख लेंगे तो इसमें आपको दिखेंगे। तो ये हमारे शरीर पर डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग साइड इफेक्ट्स कर रहे हैं। इट इज कॉजिंग लॉट ऑफ DNA डैमेज विच इज लीडिंग इनटू म्यूटेशंस एंड गोइंग इनटू द कैंसर। डॉक्टर साहब, ये साइंटिफिक जो स्टडीज़ हैं उसमें डॉक्यूमेंटेड है ये चीज़ें कि ये तमाम चीज़ों से जो कैंसर के कारण हैं। यस, कुछ जगह पे अभी इस पे स्टडीज़ होना शुरू हुई है, क्योंकि हम जो डेटा बात करते हैं, मैक्सिमम डेटा हम वेस्टर्न कंट्री से अडॉप्ट कर रहे हैं। हमारे देश की समस्या अलग है, हमारे देश के प्रॉब्लम्स अलग है, और हमें हमारे प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे। तो ये अभी धीरे धीरे हमारे इसके लिए काफ़ी डेटा आना शुरू हो रहा है और इसकी स्टडीज़ भी होना शुरू है। आप देखोगे कि कुछ पेपर्स में पढ़ा होगा आपको कि पंजाब के कुछ गाँव कैंसर से ग्रसित है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ यूज ऑफ पेस्टिसाइड इन दोस रीजन्स, क्योंकि वहाँ तो एक कैंसर ट्रेन भी चलती है। तो इसका कारण क्यों है, वाई? अगर हम वाई को क्वेश्चन करेंगे तो डेफिनेटली हमको आंसर मिलना शुरू होगा। तो हमको दोबारा हमारे पीछे जाना पड़ेगा 50 साल पहले। जैसे हमारे पूर्वज जो थे, दादा दादी, आप देखो कितना स्वच्छ खाना खाते थे, ऑर्गेनिक होता था, पेस्टिसाइड्स का कम से कम यूज़ था, प्लास्टिक्स का यूज़ मिनिमल था, एनवायरनमेंट को रिस्पेक्ट किया जाता था। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हेल्थ के लिए, वेलबींग के लिए। ओबेसिटी देखेंगे आप बच्चों में कितनी बढ़ गई अभी। तो ये ओबेसिटी इटसेल्फ इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और कोलोनिक कैंसर्स। ये कैंसर्स की संभावनाएं ओबेसिटी में बढ़ जाती है इसमें। तो ये वन मोर थिंग है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग और देखनी पड़ेगी कि इंडिया इज ए यंग पॉपुलेशन। बिल्कुल, अगर आप देखोगे कि ये लोकसभा इलेक्शन में हमने मोर देन ऑस्ट्रेलिया कि जो वोटर्स है उससे ज़्यादा तो हमारे न्यू वोटर्स थे, ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से ज़्यादा। तो ये एज भी होगा। तो वी आर माननीय प्रधानमंत्री अक्सर बात का जिक्र भी करते हैं। यस, युवाओं का देश है। यस, मोदी जी का जो बोलना है सही है बिल्कुल। बट हमारा पॉपुलेशन एजिंग रहेगा, तो विद द एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन कैंसर विल डेफिनेटली इंक्रीज। सो हमको आज की नहीं आगे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारी प्रिपरेशन रहनी पड़ेगी। रोकथाम पे मेजर जोर देना पड़ेगा, प्रिवेंशन पे मेजर जोर, अवेयरनेस के लिए मेजर जोर। जो व्यसन है जैसे तंबाकू, खर्रा, सुपारी,
पान, इस ये व्यसन को रोकने के लिए जो अवेयरनेस की जो प्रक्रिया है उसके लिए इन्फेक्शन कंट्रोल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे कि एक सर्वाइकल कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण क्या है? इन्फेक्शन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो अगर ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस को रोकते कैसे है? तो या तो संबंध के थ्रू या तो फिर तुम्हारा वैक्सीन्स। तो जैसे ऐसे कई कैंसर से जो वायरस से संबंधित है, हिपेटाइटिस वायरस से आप लिवर कैंसर देखते हैं, स्टमक के एच पाइलोरी के कारण स्टमक कैंसर देखने मिलते हैं, HIV के कारण आप देखोगे कि सार्कोमास, लिम्फोमास बढ़ रहे हैं। तो दिस आर ऑल इन्फेक्शंस। सो एज द इन्फेक्शन रेट्स गोज ऑन इंक्रीजिंग दिस टाइप के, तो कैंसर रेट्स भी उस तरह के बढ़ रहे हैं। तो इसको भी रोकथाम करना संभव है, बिकॉज दे आर ऑल प्रिवेंटेबल। कुछ चीज़ें प्रिवेंटेबल नहीं है, आपकी एज ये प्रिवेंटेबल नहीं है, आपकी फैमिली हिस्ट्री ये प्रिवेंटेबल नहीं है, पर जो प्रिवेंटेबल है एटलीस्ट उस पर तो ध्यान दें। बिल्कुल, डॉक्टर साहब का कहने का मतलब ये है जो हमारे अपने हाथ में है कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं। जैसे कि हमारे आयु का बढ़ना वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन संक्रमण को रोकना वो ज़रूर हमारे हाथ में, ये आप कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब। हम डॉक्टर राकेश गर्ग आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, अगर हम जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि अर्ली डिटेक्शन की बात करें, क्योंकि कैंसर पे हमारी बातचीत का जो लब्बो-लुआब थोड़ा बहुत अभी तक समझ में आ रहा वो ये है, अगर समय पे अगर इसको हम पकड़ लें और समय पे डॉक्टर साहब के पास चले जाएं तो काफ़ी इसका जो परिणाम है वो काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, अर्ली डिटेक्शन के बारे में? बिल्कुल आदित्य जी, आपने जैसे बोला अर्ली डिटेक्शन की बात करें, अगर हम बहुत नेगेटिव बात कर रहे थे, बट एक पॉजिटिव बात कैंसर के रिलेशन में रहेगा कि अगर हम टाइम से इसका डिटेक्शन कर देते हैं तो 70 से 80% इसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। और ये बाकी क्रोनिक डिजीज की हम बात करते हैं ना, डायबिटीज, हाइपरटेंसिव, हार्ट डिजीज, ये ठीक नहीं हो सकती, इसकी दवाइयाँ लंबा चलता है। तो कैंसर का जो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि अर्ली डिटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब हम अर्ली डिटेक्शन की बात करते हैं तो ट्यूमर बहुत लोकलाइज होता है, एक जगह पर रहता है, और डिपेंड करता है कि किस जगह का ट्यूमर है उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है कि रेडिएशन थेरेपी देना है, जैसे सिकाई बोलते हैं उसको, दवाइयों से ठीक करना है, कीमोथेरेपी, और आजकल तो मेडिकल ऑन्कोलॉजी में और भी बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, और सर्जरी भी की जा सकती है। बस हमें उसको अर्ली डिटेक्शन करना होगा, और अर्ली डिटेक्शन करने के बहुत सारे तरीके रहते हैं, जिसमें कुछ क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ इमेजिंग होती है। तो अगर उनको हम समय से करें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरा, जब हम अर्ली डिटेक्शन की बात करेंगे, कुछ कैंसर्स फैमिली के अंदर रन करते हैं, जेनेटिक उनका रिलेशन रहता है, तो ऐसे लोगों को अभी काफी जगह जैसे एम्स में भी बात करें, जेनेटिक काउंसलिंग रहती है, जेनेटिक एनालिसिस किया जाता है उनका। तो उस सुविधा का भी हमें फायदा उठाना चाहिए कि जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है और जेनेटिक्स एसोसिएटेड है, वहां पर भी हम ऐसे व्यक्ति को जल्दी पहचान सकते हैं जिनको कैंसर होने की संभावना रहती है। अक्सर हमने बोला होगा ना कि इस एज के बाद हमें ये करना चाहिए, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, अगर हम वहाँ इमेजिंग करते हैं तो बोलते हैं कि 45 साल 50 साल के बाद हमें ये टेस्ट कराने चाहिए। लेकिन अगर जेनेटिक इश्यूज हैं, फैमिली इश्यूज हैं, तो उसको हमें जल्दी फॉलोअप में भी रखना पड़ता है उसकी रेगुलर टेस्टिंग की वजह से। सो इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रिवेंशन तो डेफिनेटली करना ही करना है, बट किसी दुर्भाग्यवश अगर होता है तो अर्ली डिटेक्शन करें तो क्योर के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, 70 से 80% देखा गया, इवन भारत के आंकड़ों के हिसाब से भी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम ये अगले सवाल थोड़ी देर में आपसे एक और पूछना चाहेंगे, क्योंकि आप पैलिएटिव केयर से संबंधित हैं। तो क्योंकि जब कैंसर कुछ अवस्थाओं को पार कर जाता है तो किस तरीके से आपकी भूमिका कहाँ पे आती है, वो मैं अब एक सवाल पहले डॉक्टर मंधानिया की तरफ रुख करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें कि कैंसर की वही शरीर में मेटास्टेसिस की बात करते हैं, किस तरीके से कैंसर फैलता है, थोड़ा उस आसान भाषा में अगर हमें बताएं। डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि निगेटिव बात हो रही है तो कैसा है कि ये बीमारी का ब्रह्म वाक्य एक ही है, अर्ली डिटेक्शन मोर क्योर। बिल्कुल, जैसे जैसे आपका स्टेज बढ़ेगा आपका क्योर रेट्स कम होगा, समय का ये ब्रह्म वाक्य इसका यही है, सबसे मेन इसमें यही चीज़ें जो आपको इस बीमारी से बचा सकती है या ट्रीटमेंट में आपकी के जो सफलताओं को बढ़ा सकती है। बिल्कुल। अब रही बार मेटास्टेसिस की, कैंसर कैसा होता है ना कि कैंसर क्या चीज़ है ना, ये आपके सेल्स ही है, पर ये सेल्स आपके बॉडी के नॉर्मल कंट्रोल से बाहर हो गए, तो दे हैव ए ऑटो इम्यून हो गई है, खुद ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं कंटिन्यूसली। एक समय के बाद में सेल्स का डेथ होना चाहिए, एपोप्टोसिस, वो नहीं हो पाता है इसमें, बिकॉज दे हैव ए मैकेनिज्म ऑफ कंटिन्यूस मल्टीप्लाइंग। देन सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इन कैंसर जो नॉर्मल कोशिकाओं में नहीं होती है, एंजियोजेनेसिस, खुद का ब्लड सप्लाई खुद ही डेवलप कर लेंगे, तो सेल्फ सफिशिएंट हो गया अभी इसको कैसे भी एनवायरनमेंट में, एनारोबिक एनवायरनमेंट में भी डेवलप हो गया। और थर्डली दे हैव
classical feature of metastasizing. They invade into the blood vessels and they spread into the body. तो ये सबसे खराब चीज़ है उसकी. तो आप ये कह रहे हैं कि वो खून में जाके वहीं के थ्रू फैलती है. एक बार ब्लड में आ गया तो ये जो माइक्रो मेटास्टेसिस है, सेल्स पूरे ब्लड में फैल रहे हैं. अब ये बाकी अवयव में, बोन मैरो में, लीवर में, लंग्स में, सब जगह जाके डिपॉजिट हो जाते हैं और वो सेल फेज जीरो में जाके रहते हैं. कुछ समय बाद में सर्कुलेशन में आते हैं. जब आपकी ट्रीटमेंट चलती है तब वो बच जाते हैं. ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद वापस सर्कुलेशन में आते हैं. तो दे आर वेरी स्मार्ट. तो वो इतने स्मार्ट है कि तुमको उससे बेटर स्मार्ट होना पड़ेगा जस्ट टू टारगेट देम. सो द कैंसर का मतलब यही है कि भाई लोकलाइज्ड ट्रीटमेंट, लोकली एडवांस डिसीज एंड मेटास्टेसिस. मेटास्टेसिस का 4 स्टेज बोलेंगे इसको. जनरली पेशेंट हमसे पूछता है डॉक्टर साहब स्टेज क्या है, तो ये स्टेज 4 स्टेज है अगर हम मेटास्टेसिस बोलते हैं. मुझे अपनी जगह छोड़ के वो दूसरे ऑर्गन्स में, दूसरे अवयव में चले गया, तो इसको बोलते हैं मेटास्टेसिस. आपकी इम्यूनिटी को चकमा दे जाते हैं. डेफिनेटली दे हैव डेवलप्ड दिस मैकेनिज्म. तो 4th स्टेज तो एक तक एडवांस स्टेज हो गई. हाँ, पर एक बात हमको समझनी पड़ेगी. जब बाल्टी में, बकेट में पानी भरता है ना, वो पूरा भरने के बाद छलकता है जी. ओके. सो ये छलकने तुम देख रहे हो ना, तो उसको भरते समय भी देखो. दैट मीन्स द डिसीज जब बढ़ रही है, ब्रेस्ट में गांठ है, आपको दिख रही है गांठ है, आपको दिख रही है गांठ बढ़ रही है, आपको दिख रहा है कि ब्रेस्ट स्वेलन हो रहा है, तब तक ट्रीटमेंट नहीं लेते. तो हमारी गलती क्या होती है कि हमारा जो समय जाया करते. हाँ, हमारा निग्लिजेंस होता है. एक तो अज्ञानता, डिसीज के बारे में अज्ञान होते हैं. दूसरा होता है इग्नोरेंस के साथ साथ में थोड़ा सा फियर अबाउट दी बायोप्सी करने से कैंसर. बिल्कुल, बहुत अच्छा. मेरा अगला सवाल यही था कि बायोप्सी के लेकर बड़ी भ्रांति है कि बायोप्सी करने से कैंसर और अगर आप मुझे बोलोगे कि बिगेस्ट मिथ अबाउट द कैंसर में क्या है, तो मैं टॉप पे रखूंगा बायोप्सी. बिल्कुल. और ये जरूरी नहीं कि ये गाँव के देहात के लोग होते, अच्छे बड़े लिखे लोगों में भी ये, इवन डॉक्टर्स में भी ये मिथ्या है कि कैंसर को छेड़ने से, कैंसर को औजार लगाने से कैंसर फैल रहा है. बहुत बड़ी गलती है, जबकि ये गलत है, बहुत गलत है. क्योंकि क्या होता है, इस कारण से लोग बायोप्सी नहीं करते और बाकी अल्टरनेट ट्रीटमेंट करते हैं. बीमारी पहले स्टेज से दूसरे, तीसरे, चौथे स्टेज में हो जाती है और फिर जब वो डॉक्टर के पास आते हैं तो उनके जो क्योर होने की संभावना है वो काफ़ी कम हो जाती है. इसलिए ये बड़ी स्पष्ट बात है कि हमें एक डॉक्टर पे पूरा फेथ, पूरा यकीन करते हुए, उसकी बात मानते हुए आगे बढ़ना चाहिए. तभी हम एक अंजाम पे, मुकम्मल अंजाम पे, एक निष्कर्ष पे, एक बेहतरी की तरफ बढ़ सकते हैं. डॉक्टर राकेश गर्ग, क्योंकि अभी अवस्थाओं की बात आ रही थी, डॉक्टर साहब ने 4th स्टेज की बात की, क्योंकि जब मरीज़ किसी तरीके से उसने अपना वक्त भी ज़ाया कर दिया है और बीमारी आगे बढ़ चुकी है, उस वक्त पैलिएटिव एंड पेन का क्या रोल होता है, क्या भूमिका होती है? देखिए, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना, जब कैंसर के सेल्स बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो कुछ ना कुछ तकलीफ पैदा करेंगे. क्योंकि जैसे अगर छोटा सा चोट भी कहीं लग जाता है तो हमें दर्द होता है, उसी तरह से अंदर के सेल्स हैं, वो हम बात कर रहे थे कि टिश्यू को इरोड करते हैं, आसपास के स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व करते हैं, और अगर मेटास्टाइज हो जाएंगे तो दूसरे ऑर्गन्स में जाके फैल जाते हैं, तो वहाँ के टिश्यूज को भी डैमेज करते हैं और उसकी वजह से पेन होता है. साथ में अगर हम बात करें, जब भी कोई कैंसर फैलता है तो बहुत सारे सिम्टम्स हो जाएंगे. जैसे अगर लंग्स में जाएगा तो सांस लेने की तकलीफ हो जाएगी, ब्रेन में जाएगा तो उसको सिर दर्द, हेडेक, दौरे पड़ने की संभावना हो जाती है, लीवर में जाता है तो पीलिया हो जाएगा उसको, आंतों में जाएगा तो आंतें काम करना कम कर देगी और कभी ऐसी अवस्था आएगी कि बंद कर दी. तो ये बहुत सारे सिम्टम्स हैं. अगर वो लेट डिटेक्शन होता है और मेटास्टाइज हो गया तो ये सिम्टम्स उस व्यक्ति को काफी तकलीफ देते हैं. इसी को हम पैलिएटिव और सपोर्टिव केयर बोलते हैं. तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जिनको हम नर्व ब्लॉक्स बोलते हैं, दर्द की दवाइयां हैं, कुछ नसों को सुन करने की मशीन हमारे पास होती है. तो पैलिएटिव केयर का विजन यही रहता है कि हम चाहेंगे सारे मरीज ठीक हो जाएं, बस किसी वजह से अगर वो ठीक नहीं हो पाते हैं, कि ट्यूमर बहुत एग्रेसिव था, ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं किया या फिर लेट प्रेजेंट किया, ऐसी स्थिति में हम उनको एक कंफर्टेबल बनाना चाहते हैं सपोर्टिव केयर देके. और हम यहाँ बात करते हैं कि इन व्यक्ति की जो जर्नी है, कैंसर की जर्नी है, इवन ट्रीटमेंट भी जब मिल रहा होता है तो काफी सारी तकलीफें हो सकती हैं, उनको भी हमें साथ में ध्यान रखना है. इसी को हम पैलिएटिव केयर बोलते हैं, ताकि मरीज ट्रीटमेंट के साथ या ट्रीटमेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है और कैंसर फैल गया है, उस समय भी हम ये नहीं बोलते कि अब आपका कुछ नहीं किया जा सकता, कैंसर फैल गया, घर पर जाइए. इस स्थिति में भी हमें उन्हें कंफर्टेबल बनाना होता है. इसी को हम बोलते हैं कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना होता है. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस मामले में काफी तवज्जो दे रहा है और सेंटर्स भी काफी सारे खोले जा रहे हैं. तो ऐसे व्यक्ति को
कंफर्टेबल बनाना, दर्द रहित बनाना, सिम्टम फ्री बनाना, और जितना समय बचा है उसको हम अच्छी क्वालिटी दे सकें, यही पैलिएटिव केयर का हमारा मेन प्रिंसिपल रहता है, और हम इसको कर पा रहे हैं। बिल्कुल, पैलिएटिव जो केयर है डॉक्टर साहब, बड़ी काफ़ी सहायक है ऐसे मरीजों के लिए जो कि दर्द में रहते हैं या किसी वजह से उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो ख़राब हो रही है, उसको सुधारने के लिए। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर हम अपने देश की बात करें, क्योंकि हर आमो ख़ास के दिमाग में, हर इंसान के दिमाग में आजकल एक सवाल रहता है कि हमारे भारतवर्ष में कैंसर के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, क्या वजह है आप समझते हैं डॉक्टर साहब? देखिए, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस किए थे हम, तो इसमें जानना पड़ेगा कि इसके मेन कारण क्या है। अगर आप देखेंगे कि वन इज़ एज, जैसे जैसे एज बढ़ेगी कैंसर की रिस्क बढ़ रही है, कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। ओबेसिटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, जैसे जैसे फैटी चेंजेस आते हैं बॉडी में, ओबेसिटी बढ़ती है, रिस्क ऑफ कैंसर बढ़ते हैं। लाइफस्टाइल के साथ में तीसरा नंबर पे आता है आपके सेवन, बैड हैबिट्स। अगर इसको मैं टॉप पे लेता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे तंबाकू का सेवन बहुत सारे प्रकारों में होता है, तो उसके कारण जो ओरल कैंसर है, जीआई कैंसर है, इसोफेजियल कैंसर है, स्टमक कैंसर है, कोलोन कैंसर है, इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बिकॉज च्यूइंग टबैको जो अंदर भी लेते हैं अंदर हो, तो वो पूरा का पूरा अंदर के म्यूकोसा को भी डैमेज करता है। तो साथ में अल्कोहल का प्रमाण है। फिर देखूंगा कि इन्फेक्शन, जो मैंने आपको पहले बोला था कि जैसे से इन्फेक्शंस का भी बहुत बड़ा रोल है कैंसर में। हिपेटाइटिस इन्फेक्शन से लिवर कैंसर्स की संभावना बढ़ जाती है। स्टमक का कैंसर जैसे एच पाइलोरी इन्फेक्शन से संभावना उसकी बढ़ जाती है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से आप देखोगे तो सर्वाइकल कैंसर्स, एनल कैंसर्स, ओरल कैंसर, जेनिटल वार्ड्स, वल्वल कैंसर्स, ये एक ही वायरस से इतने सारे कैंसर्स की संभावना। यस, HIV देखोगे तो आप HIV के जो केसेस हमारे देश में बहुत ज़्यादा है और बहुत बढ़ रहे हैं, तो HIV रिलेटेड कैंसर्स भी बहुत ज़्यादा है। तो जैसे जैसे HIV बढ़ेगा, HIV के लोग अभी लंबा समय तक जीवित रह रहे हैं थैंक्स टू दी ट्रीटमेंट, इतने अच्छे ट्रीटमेंट। पर जैसे जैसे इनकी लाइफ की लॉन्जेविटी बढ़ रही है, उनमें वो रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी बढ़ जाती है। तो हम अभी काफ़ी मरीज देखने में आ रहे हैं जिसमें लिम्फोमास, सार्कोमास, प्लाज्मासाइटोमास जो देखने मिलते हैं, प्लाज्मासाइटोइड लिम्फोमास जो देख रहे हैं, ये HIV मरीजों में देखने मिल रहे हैं। फिर इसके साथ साथ में हम जो देखते हैं कि यूज़ ऑफ ये जो बाकी जो चीज़ें मैं बताया था आपको, पेस्टिसाइड्स यूज़ है, ये जो केमिकल्स का यूज़ है, आर्टिफिशियल राइपनर्स का यूज़ है, ये भी हमारे सेहत को डैमेज कर रहे हैं। तो आप देखोगे कि ये सभी का जो मिला जुला जो इफेक्ट है, ये हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। और इसके कारण ही आप देखेंगे कि डेफिनेटली कैंसर के रिस्क और बढ़ रही है, केसेस भी बढ़ रहे हैं। और आप केसेस के बढ़ने का कारण और एक चीज़ समझना पड़ेगा कि ये बहुत बड़ा देश है। तो 140 करोड़ की अगर बात करो तो नंबर्स भी उतनी ह्यूज रहने वाले हैं। और अगर आप समस्या इतनी बड़ी है, समस्या इतनी बड़ी है, पर हमारे पास व्यवस्था कहाँ है? बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर हम तंबाकू को निषेध अगर लोग ना खाएं तो कितने प्रतिशत कैंसर को कम किया जा सकता है? देखिए, अगर हम तंबाकू के बारे में बात करते हैं तो नियरली 28% ऑफ द कैंसर डेथ्स आर एट्रीब्यूटेड टू टोबैकोस रिलेटेड डिसीजेज, और नियरली 38% के आसपास में डेथ्स इन ह्यूमंस आर बिकॉज ऑफ टोबैको रिलेटेड इलनेस। अगर आप टोबैको का कैंसर, सिर्फ कैंसर ही टोबैको नहीं है, बाकी भी चीज़ें, रेस्पिरेटरी, कार्डियक इवेंट्स है, सेरेब्रोवास्कुलर इवेंट्स है, इससे भी डेथ्स हो रही है उसकी। तो ये इसमें भी तंबाकू का मेजर रोल है, इन फॉर्म ऑफ स्मोकिंग, इन फॉर्म ऑफ च्यूइंग टोबैकोस। तो ये बहुत बड़ा कारण है। और अगर आप देखोगे कि रेवेन्यू बिकॉज ऑफ टोबैको जनरेशन एंड दी फाइनेंशियल लॉस बिकॉज ऑफ टोबैको, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। जितना रेवेन्यू हो रहा उससे अप्रॉक्सीमेटली 120% टाइम्स मोर इज मतलब फाइनेंशियल लॉस ऑफ द कंट्री बिकॉज ऑफ ट्रीटमेंट एंड ह्यूमन ओवर लॉस। क्योंकि बीमार होते हैं तो जो है, जिंदगियां जो हैं, वो तो है। तो कुल मिला के तंबाकू एक ऐसी खतरनाक चीज़ है जिससे जो हमें मुनाफा है, वो आप कहना कोशिश करें डॉक्टर साहब कि मुनाफा उतना नहीं है जितना कि हम अपनी जिंदगियां खो देते हैं। अगर हम उसके एवज में अगर हम इसको इकोनॉमिकली जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं तो भी इकोनॉमिकली भी जस्टिफाइबल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार तो इस दिशा में, स्वास्थ्य मंत्रालय इस दिशा में कार्यरत भी है। अब तो वार्निंग भी लिख दी गई है, काफ़ी जगह होती है, पर क्या होता है कि ऐसी वार्निंग होती है, पर हमें हमारे अपने हाथ में। अगर वैसे एक अच्छा उदाहरण देता हूँ कि मोदी जी ने एक स्वच्छ भारत करके कैंपेन शुरू किया था। इसका इम्पैक्ट किस पे सबसे ज़्यादा हुआ? बच्चों पे। बिल्कुल, बच्चों ने अभी देखोगे तो कचरा करना बंद कर दिया, वो बड़ों को भी टोकते हैं। तो ये जो अवेयरनेस है हमारे ग्राउंड रूट, नर्सरी, फर्स्ट ईयर, यहाँ स्कूल लेवल से इसकी अवेयरनेस होनी शुरू होनी पड़ेगी, क्योंकि यही बच्चे जो आगे में इसको सेवन करने वाले हैं। तो अगर हम ये जनरेशन को ट्रेन करते हैं, टीचर्स को ट्रेन करते हैं, आप बच्चों के देखोगे, माताओं की नहीं सुनते हो,
पर टीचर ने, हमारे टीचर ने बोला ये सब्जी खानी है, ये रोटी खानी है, तो वो खाते हैं। तो वो अगर होता है तो मुझे लगता है कि ये अवेयरनेस बहुत लॉन्ग टर्म में हमारे ये कैंसर के, टोबैको के इम्पैक्ट को डेफिनेटली कम करेगा। एक करिकुलम में अगर इसको हम शामिल करें तो हालांकि सरकार ने किया भी है, लेकिन एक निचले स्तर से इसकी शुरुआत की जानी चाहिए। कैंपेन ड्राइव। हाँ, डॉक्टर गर्ग, हमारे कार्यक्रम का समय लगभग समाप्त हो चुका है। कोई संदेश आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें तो प्लीज दीजिए। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगा कि कैंसर एक प्रिवेंटेबल डिजीज है, तो जितनी भी प्रिवेंटिव स्टडीज हैं उसको बिल्कुल फॉलो करें। काफी हद तक हम कम कर सकते हैं, और अगर कोई सिम्टम्स हैं प्लीज उनको इग्नोर ना करें, बिकॉज कैंसर इज क्यूरेबल ऑल्सो। सो टाइम से डिटेक्शन अगर करेंगे तो क्योर होने की संभावना है। और किसी दुर्भाग्यवश अगर उसको हम ट्रीट नहीं कर पाते हैं तो भी आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि जितना समय है उसको हम एक अच्छी क्वालिटी लाइफ दे पाए। सो प्लीज कॉन्टैक्ट योर पैलिएटिव केयर फिजिशियन फॉर द सेम एज वेल। बहुत अच्छा संदेश दिया। डॉक्टर सुशील, आप क्या संदेश देना चाहें? मेरा आपके चैनल के मार्फत से यही बोलना चाहूँगा कि कैंसर जो बीमारी है इसके हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइजेस, आर्टिफिशियल चीज़ों का सेवन बंद करें। जो जिस चीज़ से कैंसर के होने की संभावना है, जैसे कि टोबैको, अल्कोहल, इसके सेवन को रोके। प्राइमरी प्रिवेंशन पे जोर दे, जैसे कि वैक्सीनेशन है, इन्फेक्शंस है, और साथ साथ में स्क्रीनिंग पे भी जोर दिया जाना चाहिए। दैट इज़ सेकेंडरी प्रिवेंशन, जैसे मैमोग्राफी है, पैप स्मीयर है, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस है, जिससे कि हम अर्ली डिटेक्ट कर सकें। और इसका ब्रह्म वाक्य एक ही है, अर्ली डायग्नोसिस इज़ दी स्टेप फॉर मोर क्योर। तो जितना अगर भगवान ना करे हो, पर अगर होता है तो अर्ली स्टेज पे हो, और अर्ली स्टेज पे ज़रूर पकड़ में आए ताकि उसका क्योर बढ़ सके। और ये ट्रीटेबल डिजीज़ है, इसको स्टिग्मा करके ना ले, ये क्यूरेबल डिजीज़ है, बशर्ते आप सही ट्रीटमेंट सही समय पे ले। बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश है। दोस्तों, आज की बातचीत से हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि कैंसर का पता चलते ही समय पर डॉक्टर के पास जाने की बेहद ज़रूरत होती है, क्योंकि समय पे इलाज से मरीजों की न केवल जान बचाई जा सकती है, बल्कि जो उनकी प्रोडक्टिविटी है, जो परिवार के प्रति उनका दायित्व है, उसको भी पूरा किया जा सकता है। और कैंसर से हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें चाहिए कि हम तंबाकू से दूरी बनाएं, साथ ही अपनी दैनिक दिनचर्या में व्यायाम और संतुलित आहार को भी शामिल करें। अब हम अपने दोनों विशेषज्ञों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राकेश गर्ग, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगले अंक तक आपसे इजाज़त चाहेंगे। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।